चेक बाउंस के केस में पहले कोई भी पार्टी जो होता है वो चेक देता है, ठीक है। अब वो चेक बैंक में डालने वाला जो है वो बैंक में डालेगा। अगर चेक बाउंस हो जाता है तो फिर वहां से ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है लाइन में आ जाता है, ठीक है। फिर उसका फंक्शन जो भी होता है वो शुरू हो जाता है। चेक देने वाला हमेशा लाइबल नहीं होता है चेक बाउंस के केस में, ठीक है, ये याद रखिएगा। जब आपको किसी ने चेक दिया तो आपको कोर्ट में जब आप केस करोगे तो ये आपको बताना पड़ेगा कोर्ट को कि सामने वाला आपको चेक देने के लिए लाइबल कैसे था, ठीक है। आप ऐसे ही किसी ने आपको दिया चेक रखने के लिए और आपने उसमें अमाउंट भर के चेक को बाउंस करा दिया तो मिलेगा क्या चेक बाउंस के अंदर फेवर? आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको चेक बाउंस के अंदर मेन जो रहता है कंटेंट, मेन जो उसका इंटेंशन रहता है चेक बाउंस का, कि सामने वाला लाइबल होना चाहिए वो चेक देने के लिए, और तब वो चेक बाउंस हुआ है तभी वो जिम्मेदार माना जाएगा, ठीक है, अन्यथा नहीं। किसी ने सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे चेक दिया है, ठीक है, और आपने उसमें अमाउंट भर के और उसको लगा दिया कोर्ट में, ठीक है, ये बैंक में, और वो बाउंस हो गया, सामने वाला लाइबल होगा क्या? नहीं होगा। वो बता देगा सर हमने सिक्योरिटी के तौर पे दिया था, वो जानबूझ के डाल दिया बैंक में ताकि वो डिसऑनर हो जाए। तो डिसऑनर होगा तो फिर आपको थोड़ी ना चेक बाउंस का फायदा मिलेगा, इस एक्ट का फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका जब भी चेक बाउंस होता है तो आपको ये बताना पड़ता है कि आपको जो सामने वाले ने चेक दिया था वो किस कारण दिया था, क्या लाइबिलिटी था उसका जो आपको वो चेक दिया और वो अपनी लाइबिलिटी को खत्म किया चेक दे करके, ठीक है। और तब ये चेक बाउंस हुआ और फिर बाउंस के बाद आपने जो ये है प्रक्रिया किया है। तो सबसे पहला ये होता है। इसके बाद अभी हम लोग ड्राफ्ट के हिसाब से देखने वाले हैं, ठीक है, ड्राफ्ट में कैसे काम होता है ड्राफ्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले देखो, जब भी कोई भी चेक बाउंस होता है, ठीक है, तो आपको सामने वाले ने जिस कारण से भी आपको चेक दिया था, जैसे मान के चलो हम यहाँ पे एक बिजनेस का लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो मैं पंप वगैरह सब बना के बेचता हूँ, ठीक है। हमारा पंपिंग सेट का ये जो कारखाने में जो भी यूज होता है ना मटेरियल, उसका जो है मेरा बिजनेस है, ठीक है। तो किसी वेंडर ने, किसी शॉपकीपर ने मेरे से कुछ माल मंगाया, ठीक है, माल मंगाया उसने और मुझे उस अमाउंट के बराबर उन्होंने चेक दिया कि मेरे पास कैश नहीं है, ये चेक ले लो। हमने उनसे बोला कि मैं ये चेक डाल सकता हूँ क्या अभी? तो डेट के हिसाब से उन्होंने बोला हाँ हाँ डालिए आराम से बिंदास, ठीक है। अब हमने चेक बाउंस, ये चेक हमने बैंक में डाला और बैंक ने चेक को डिसऑनर कर दिया, ठीक है। कुछ भी रीजन हो सकता है, फंड इनसफिशियंट फर्स्ट रीजन है कि मतलब उसमें पैसा ही नहीं था, या दूसरा रीजन हो सकता है कि सामने वाले ने स्टॉप करा दिया है आपके चेक को कि भाई ये चेक को एक्सेप्ट मत करना। तीसरा ये हो सकता है कि वो बैंक ही बंद था, तो मतलब वो अकाउंट ही क्लोज हो गया था पहले ही जिसका आपको उसने चेक दिया है, या चौथा उसने अकाउंट को फ्रीज करा दिया, ठीक है। तो रीजन कुछ भी हो, अगर चेक देने की लाइबिलिटी उसकी थी और वो चेक डिसऑनर हुआ है तो उसके लिए वो जिम्मेदार होगा, ठीक है, सीधी बात। अब चेक बाउंस हुआ, मान के चलो हमने माल भेजा था उनको, उन्होंने माल के बदले हमें चेक दिया, हमने चेक बैंक में डाला, अब वो चेक बाउंस हो गया, ठीक है, डिसऑनर हो गया। उसमें लिख के आया कि फंड इनसफिशियंट था सपोज, ठीक है। जब चेक बाउंस होता है तो आपके पास 30 डेज का लिमिटेशन होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, ठीक है, 30 डेज। आप 30 डेज के भीतर सामने वाले को नोटिस भेजते हो कि सर आपने जो हमसे माल मंगाया था और माल के बदले आपने जो हमें दिया था चेक वो डिसऑनर हो गया है, ठीक है। तो कृपया करके आप मेरे इस चेक के बदले जो पैसा है हमारा वो हमें रिटर्न कर दीजिए। इसको लिखेंगे कैसे? तो देखिए लिखेंगे कैसे। सबसे पहले जो है आप किसी वकील को हायर करेंगे, ठीक है, एडवोकेट को। वो अपने लेटर हेड पे, ठीक है, लेटर हेड पे आपका जो भी नोटिस है, जो भी आपका ये ड्राफ्ट कॉपी है, इसको बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। इस नोटिस को कि आप डिमांड कर रहे हो उससे कि भाई आपका सामान का मुझे पैसा देना था और आपने चेक दिया था वो बाउंस हो गया। अब कैसे ड्राफ्ट होगा तैयार? देखो, सबसे पहले आपको ऊपर में आपका लेटर हेड का पूरा डिटेल होगा, एडवोकेट सुजीत राजपूत, ऑफिस एड्रेस सो एंड सो, मोबाइल नंबर ये, ईमेल आईडी एक्सेट्रा ये, ठीक है। नीचे डेट रहेगा जिस दिन हम चेक ये डिमांड ड्राफ्ट भेज रहे हैं,
इसके बाद सबसे ऊपर लिखा रहेगा टू, किसको हम भेज रहे हैं वो, ठीक है। टू हमारे केस में चेतन सोनावने जो है वो शॉपकीपर है जो हमसे पंपिंग का माल लिया था, ठीक है। तो मिस्टर चेतन भगत जो है वो कंपनी का ओनर था जिसने चेक दिया है। उसके कंपनी का नाम था मेसर्स मोरिया इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो हम लिखेंगे जो डिमांड ड्राफ्ट, उसमें ऊपर लिखेंगे टू मिस्टर चेतन सोनावने, कोस्ट में नीचे लिखेंगे प्रोपराइटर ऑफ मोरिया इंटरप्राइजेस, ठीक है, हैविंग एड्रेस सो एंड सो, जो भी एड्रेस है उनका वो, ठीक है। नीचे सब्जेक्ट लिखेंगे डिमांड नोटिस फॉर द अमाउंट ऑफ रुपीज, आपने जितने का माल दिया था, उन्होंने जितने का नोटिस दिया था, जो नोटिस जो चेक बाउंस हुआ उस बाउंस अमाउंट का आपको वहां पे जिक्र करना है, ठीक है। तो डिमांड नोटिस फॉर द अमाउंट ऑफ 25,000, मैंने पहले ये नोटिस का पूरा भेजा है ड्राफ्ट ग्रुप में, और मैंने केस का भी ड्राफ्ट भेजा है कंप्लेंट का, ठीक है। अगर चाहिए तो आप लोग ग्रुप में जाओ, स्क्रॉल करो, ऊपर मिल जाएगा। तो आपने नोटिस के सब्जेक्ट में लिख दिया डिमांड नोटिस फॉर द अमाउंट ऑफ ₹25,000। सपोज मेरे से माल लिया था उसने 25,000 का, ठीक है, उसने चेक दिया, वो बाउंस हो गया, तो हमने लिख दिया कि भाई डिमांड नोटिस है ये 25,000 के लिए। हम आगे क्या लिखेंगे इसमें, डियर सर, अंडर द इंस्ट्रक्शन एंड ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट मिस्टर सुजीत राजपूत, ठीक है, या जो भी है आपका क्लाइंट जो भी है उसका नाम लिखिए, उसके कंपनी का कुछ नाम है तो वो भी कोस्ट में लिखिए, प्रोपराइटर ऑफ सो एंड सो कंपनी, ठीक है, हैविंग एड्रेस एट, ये सब आपने लिख दिया। अब लिखना है आगे, आई एम एड्रेसिंग यू एज फॉलो ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट, ठीक है, मैं आपको ये नीचे की जो बातें हैं वो बताना चाह रहा हूं, ठीक है, मेरे क्लाइंट के बिहाफ में। अब आप क्या बताना चाह रहे हैं उनको, देखिए आगे आप बता रहे हैं, माय क्लाइंट सेज दैट ही इज द डिस्ट्रीब्यूटर एंड सप्लायर ऑफ अथेसिव, पोलिस्टर, पीवीसी फिल्म और ये पंपिंग सेट, ठीक है, पंपिंग सेट बिजनेस, बेइंग एज अ प्रोपराइटर ऑफ सो एंड सो कंपनी, जिस भी कंपनी के वो मालिक हैं, ठीक है, उनका एड्रेस आपको लिखना है, बस हो गया। फर्स्ट पैरा आपको ये लिखना है। दूसरा पैरा लिखना है, माय क्लाइंट सेज दैट यू यू द एड्रेसी इज द प्रोपराइटर ऑफ मोरिया इंटरप्राइजेस, उनके जो भी कंपनी का नाम है मोरिया मान के चलो तो मोरिया, एंड यू आर रनिंग द प्रोपराइटरशिप कंपनी एज द अबव मेंशन एड्रेस, ठीक है, ऊपर जो भी एड्रेस आपने दिया था उसके ऊपर आप यहाँ पे बिजनेस करते हो। तीसरा कॉलम में आपको लिखना है, तीसरे पैरा में, माय क्लाइंट सेज दैट द ईयर ऑफ 2022 यू हैव प्लेस्ड द ऑर्डर फॉर परचेजिंग द adhesive material such as BOPP, अपना क्या बोलते हैं इसको, पंपिंग सेट, जो भी आपने दिया उनको, ठीक है, एज पर योर डिमांड, ठीक है, माय क्लाइंट हैड सप्लाइड दी सेड मटेरियल, ठीक है, आपने जो जो कहा था हमारे क्लाइंट ने वो भेज दिया। एट योर एड्रेस एंड सेम यू हैव रिसीव्ड इन गुड कंडीशन, आपके एड्रेस पे हमारे कम जो क्लाइंट है आपको मटेरियल भेज दिया, ठीक है, और गुड कंडीशन में आपके यहाँ पे मिल गया। फोर्थ कॉलम, माय क्लाइंट सेज दैट एज पर योर रिक्वायरमेंट, डिमांड और ऑर्डर, माय क्लाइंट हैड सप्लाइड द सेड मटेरियल एट योर कंपनी एड्रेस सो एंड सो फॉर द अमाउंट ऑफ ₹25,000, ठीक है, आपके यहाँ पर आपके कंपनी के यहाँ पर मेरे क्लाइंट ने जो भी आपका मटेरियल था वो सप्लाई कर दिया जिसका अमाउंट था ₹25,000। माय क्लाइंट सेज दैट यू हैव रिसीव्ड द मटेरियल इन गुड कंडीशन एंड यूज द सेम गेट द बेनिफिट, आपने मेरे क्लाइंट का ये कहना है कि आपको मटेरियल रिसीव हो गया और वो भी अच्छे कंडीशन में हुआ, ठीक है। यहाँ पे अच्छा कंडीशन इसलिए लिखा जा रहा है कि बाद में ये सामने वाला ये क्लेम ना करे कि उसने जो माल भेजा था सर वो डैमेज था, तो मैं उसको पैसा कैसे दे देता, तो इसीलिए मैंने उसको चेक दे दिया और बाउंस हो गया वो, राइट। तो इसीलिए आपको ये बताना होता है कि आपने जो मटेरियल दिया था वो गुड कंडीशन में उसको मिला और उसने उसका इस्तेमाल किया और उससे पैसा भी कमाया, आप इसको भी ये मेंशन कर सकते हो। आगे आपको लिखना है, माय क्लाइंट सेज दैट यू हैव रिसीव्ड द मटेरियल इन गुड कंडीशन
एंड यूज्ड एंड गेट द बेनिफिट। ये तो हो गया। अगला है 7वां पॉइंट। My client says that for the discharge of your legal liability, you have issued payment by way of check in the name of my client, amount rupees 25,000, bearing check number so and so, drawn on Kotak Mahindra Bank, dated 17/8/2024, and you assured my client that on presentation the check will be honored। ठीक है, आपने मेरे क्लाइंट का ये कहना है कि आप अपनी लीगल लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए मेरे क्लाइंट को आपने चेक दिया जिसका अमाउंट 25,000 था। उस चेक का नंबर था सो एंड सो। चेक का नंबर भी आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, ड्राउन ऑन कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, डेट भी उस पे लिखा था आपने 17/8/24। ठीक है, और आपने ये मेरे क्लाइंट को अश्योर किया था कि वो चेक जो है पास हो जाएगा। पास हो जाने को इंग्लिश में बोलते हैं चेक विल बी ऑनर्ड। ठीक है, ऐसा। तो आपने ये मेरे क्लाइंट को आश्वस्त किया। अगला पैरा है, on your assurance, instruction and undertaking or promise, my client had presented the said check in his bank account of Yes Bank, branch जोगेश्वरी वेस्ट, मुंबई, on 17/8/24। मतलब आपने मेरे क्लाइंट को एश्योर किया, इंस्ट्रक्ट किया, अंडरटेकिंग दिया, प्रॉमिस किया कि आप जो है आपको जो चेक दिया है मैंने वो आप अपने बैंक में डालिए और वो ऑनर होगा। ठीक है, but the shock and surprise of my client that the check was dishonored and returned unpaid with remark of fund insufficient। ठीक है, विद द रिटर्न मोमो डेटेड 19/8/24। मेरे क्लाइंट तब शॉक हो गए जब उनको वो चेक जो है डिसऑनर्ड होके वापिस मिला और उस पे लिखा था फंड इनसफिशिएंट। ठीक है, अगला है पैरा, अंडर द अफोरसेड फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस my client has instructed to call upon you to pay 25,000 being amount of dishonored check within 15 days from the date of receipt of this notice। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये लीगल प्रोविजन है। आपका जब चेक बाउंस होता है तो आपको 30 डेज के भीतर सामने वाले को नोटिस देना होता है। ठीक है, अब जिस दिन उस सामने वाले को नोटिस रिसीव होगा उस दिन से आपको 15 दिन तक वेट करना है। अगर वो आपका पैसा नहीं देता है तो आप केस इंस्टीट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है, देखो क्या, अंडर द अफोरसेड फैक्ट और सर्कमस्टांसेस माय क्लाइंट हैज इंस्ट्रक्टेड टू कॉल अपॉन यू टू पे 25,000। ठीक है, मेरे क्लाइंट ने जो है मुझे इंस्ट्रक्ट किया है कि आपको 25,000 के लिए ये नोटिस भेजें। बेइंग अमाउंट ऑफ डिसऑनर चेक, जो कि आपने चेक दिया था और डिसऑनर हो गया, विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस नोटिस। आपको नोटिस ये जब रिसीव हो रहा है उसके 15 दिनों के भीतर ये आपको पे करना है। ठीक है, otherwise my client will constrain to initiate legal proceeding, criminal or civil, under section 138 of negotiable instrument act against you। ठीक है, नहीं तो मेरा क्लाइंट जो है आपके ऊपर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 130 के तहत लीगल प्रोसीडिंग चलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है इंस्ट्रक्टेड माई, या आपको एक लाइन और जोड़ सकते हो। ठीक है, यू एंटायरली एट योर रिस्क एज टू कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज विच यू प्लीज नोट। ठीक है, योर्स ट्रूली इंस्ट्रक्टेड बाय माय क्लाइंट, और एडवोकेट का नाम और सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नोटिस। अब 15 दिनों के बाद जो है आपका केस जो है, मान के चलो आपका नोटिस का जवाब उसने नहीं दिया। ठीक है, तब आप क्या करोगे, आप फिर उस एडवोकेट को बोलोगे कि आप केस कर दो उसके ऊपर। ठीक है, तो अब आप केस करने के लिए आपके पास जो है लीगल नोटिस हो गया। ठीक है, केस करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं जो आपको रखना पड़ता है। ठीक है, क्या क्या रखना पड़ता है, सबसे पहले
आपने जो नोटिस भेजा था उनको, वो आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, आपने जो उसको नोटिस भेजा था उसका रिसिप्ट भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपने जो उसको माल भेजा था उसका माल का पूरा डिटेल चाहिए, ठीक है। इसके बाद उसने जो चेक दिया था उसका चेक चाहिए, ठीक है। तो ये सब 3-4 चीजें हैं वो जरूरी है। अब कोई बहुत बड़ा आदमी है, वो जैसे मान के चलो अंबानी अदानी है, या कोई बड़े फिल्म स्टार है, उनके कोई कोई कंपनी है, तो उनके कंपनी का कोई चेक बाउंस करता है तो वो खुद से तो नहीं जा सकते ना हर जगह, कोर्ट कचहरी वो थोड़ी करेगा खुद से। लेकिन कोर्ट में तो चाहिए, जो आदमी करेगा उसको आना पड़ेगा। तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने स्टाफ को, जो उनके मैनेजर होते हैं या जो उनके जूनियर होते हैं, उनको अपना पावर ऑफ अटर्नी दे देते हैं, ठीक है, कि तुम मेरे बिहाफ में पूरा काम करोगे इस केस का, ठीक है। तो वो बंदा कोर्ट कचहरी करता है। तो ये पावर ऑफ अटर्नी, अगर पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू आप केस कर रहे हो तो आपको पावर ऑफ अटर्नी भी लगाना पड़ता है, ठीक है, ये याद रखना। बड़े बड़े कंपनी पावर ऑफ अटर्नी दे के ही काम कराते हैं, क्योंकि वो हर जगह नहीं जा सकता ना, ठीक है। अभी देखो, शुरू करते हैं हम लोग अपनी कहानी। तो सबसे पहले जो है, आपको ऊपर में कोर्ट का नाम लिखना होता है, ठीक है, जिस कोर्ट में आपका मैटर जाने वाला है। तो आपका जैसे मान के चलो बोरीवली में रहते हो तो आपका बोरीवली कोर्ट लगेगा। मतलब चेक जहां बाउंस होता है जिस बैंक में, वो जुरिस्डिक्शन मेन जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है, याद रखना। तो मेरे केस में मान के चलो बोरीवली स्टेशन पे बैंक था, तो मेरा बोरीवली कोर्ट आया। तो हम लिखेंगे क्या, इन दी ऑनरेबल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, ये मेन लाइन है। इसके बाद जो भी कोर्ट है वो 24 नंबर है, 64 नंबर है, 36 नंबर है, 68 नंबर है, जो भी नंबर है उस कोर्ट का, वो कोर्ट का नंबर लिखेंगे। और वो कोर्ट कहाँ है वो लिखेंगे। तो एट बोरीवली, और एट अंधेरी, और एट गोरेगांव, जहां भी है वो आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है कंप्लेन नंबर, और डैश करके ऑफ 2024। आप जो कंप्लेन कर रहे हो उसका बाद में आपको नंबर मिलता है जब केस फाइल हो जाता है, तो ठीक है। तो उसको बोला जाता है सीसी नंबर, क्रिमिनल कंप्लेंट नंबर, ठीक है। तो आप ऊपर में लिखो सीसी नंबर, ब्लैंक कर दो, ऑफ 2024। तो जब आपको कंप्लेंट नंबर मिलेगा तो आप उस पर भर सकते हो बाद में, ठीक है। अब जो बंदा केस कर रहा है उसका नाम आएगा। तो जैसे मेरे केस में मान के चलो राजू था, तो राजू, ठीक है, मिस्टर राजू बंग, नीचे लिखेंगे उसमें प्रोपराइटर ऑफ सो एंड सो कंपनी, ठीक है। अगर पावर ऑफ अटर्नी के जरिए कर रहे हो तो आप नीचे लिखो थ्रू पावर ऑफ अटर्नी मिस्टर शुक्ला, जिसको आपने पावर ऑफ अटर्नी दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंप्लेनेंट, डैश करो, साइड में लिखो कंप्लेनेंट, फिर नीचे लिखो बीच में सेंटर में वर्सज, ठीक है। सामने वाला जो भी है उसका नाम लिखिए। इस केस में मिस्टर सोनावने था, ठीक है, तो लिखिए मिस्टर सोनावने। नीचे लिखिए प्रोपराइटर ऑफ सो एंड सो कंपनी, और डैश मार के लिखिए अक्यूज्ड, ठीक है। देखो मैं आपको एक सेकंड, हाँ, फिलहाल के लिए आपको पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं एक भेज देता हूँ तो आप लोगों को सुविधा रहेगी। देखो भेज दिया है, देख लेना ग्रुप में, हाँ। तो इस तरीके से आपको कंप्लेन जो है फर्स्ट पेज ड्राफ्ट होता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपको इंडेक्स बनाना है। आपको पता होगा कि जैसे आप बुक वो वगैरह पढ़ते हो तो इंडेक्स रहता है ना उसमें, कि कौन से पेज में आपने अंदर क्या क्या कारनामा किया है, कौन से पेज में क्या लिखा है, राइट। तो हर केस में इंडेक्स बनाया जाता है, ठीक है, कि आपने कौन से पेज में क्या लगाया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो नंबर 1 पे हमने कंप्लेन लगाया है, ठीक है। कंप्लेन हमारा कितने पेज का है, 7 पेज का है, तो हमने 1 से 7 पेज नंबर लिखा है, ठीक है। दूसरा हमारा है एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ कंप्लेन। कंप्लेन जब आप करते हो तो उसमें एफिडेविट लगाते हो कि कंप्लेन में आपने जो भी बात कही है वो सच है। अगर कहीं से भी आपकी बातें गलत पाई जाती है तो उसके लिए आप जिम्मेदार होगे, ठीक है। तो आपने दूसरे नंबर पर एफिडेविट लगाया है इन सपोर्ट ऑफ कंप्लेन। वो 2 पेज का था, तो 8 और 9 आपने उसको लिखा है, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमने डाला है वकालतनामा। वकालतनामा किसी भी केस को इंस्टीट्यूट करने के लिए लगता ही लगता है।
कि आपने किस वकील को हायर किया है, किस वकील को अथॉरिटी दिया है कि आपका केस रिप्रेजेंट करे वो। ठीक है, तो ये वकालतनामा हमारा 10वें नंबर पे है। अगला है 4th नंबर पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड विटनेस, मतलब 4 नंबर पे आपने रखा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में सबमिट कर रहे हो आपकी बात को रखने के लिए। तो सबसे पहले आपकी बात रखने के लिए क्या बोलोगे कोर्ट में कि सर हमने नोटिस भेजा था, तो आप नोटिस भेज दो। ठीक है, अगर आपने पावर ऑफ अटर्नी रखा है किसी को, तो आप पहले ये बताओ कि हम पावर ऑफ अटर्नी के जरिए ये केस आगे बढ़ाएंगे, तो पीओए आपका जिक्र करो। तो देखो 5 में क्या लिखा है, एग्जिबिट ए। याद रखना, जब आप कोई डॉक्यूमेंट या विटनेस को प्रोड्यूस करते हो तो उसको एग्जिबिट के तौर पे दिखाया जाता है। ठीक है, तो हमने एग्जिबिट ए में रखा है कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटर्नी, क्योंकि हमारा केस पावर ऑफ अटर्नी के जरिए चलेगा ना, कंपनी तो नहीं आएगा ना ओनर, तो उसमें हमने पीओए लगाया है। तो पीओए का पूरा आपने वो कॉपी लगाना पड़ता है कि आपने दिया था उसको नोटरी करा के, राइट। इसके बाद है एग्जिबिट बी में कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस या चालान। आपने जो उसको माल भेजा था, मैंने आपको पहले बोला था जब चेक मिलता है तो आपको लाइबिलिटी बताना पड़ता है कि आपको उसने चेक दिया क्यों था। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए आप चेक ये चालान भेजोगे ना कि हमने सर माल भेजा था उसको, इसीलिए हम उसको पैसा मांग रहे हैं, राइट, इसीलिए उसने चेक दिया था। तो आप दूसरे नंबर पर जो है आपने लगाया है एग्जिबिट बी में कॉपी ऑफ चालान, जो कि 15 से 18 नंबर पेज पर है, राइट। इसके बाद हमारा आता है, एक सेकंड दूसरा भी भेज देता हूं तो आप लोगों को सुविधा हो। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, दूसरा पेज देखो, इधर गया, हाँ, देखो भेज दिया। अभी एग्जिबिट सी है। ठीक है, एग्जिबिट सी में क्या लगाया हमने, चेक लगाया है, जिसको रिटर्न करके बैंक ने भेजा था ना हमें कि भाई ये चेक आपने दिया था वो डिसऑनर हो गया, तो हम चेक का कॉपी लगाएंगे। डिसऑनर का जो डिटेल आता है ना बैंक से, वो भी उसमें अटैच करेंगे। तो हमने एग्जिबिट सी में वो लगा दिया, राइट। तो हमारा पेज नंबर 19 और 20 में वो चला गया। इसके बाद है हमारा एग्जिबिट डी में हमने लगाया है डिमांड नोटिस, जो हमने उसको भेजा था, सर हमारा पैसा दे दीजिए, चेक बाउंस हो गया था आपका, आप पैसा दे दो नहीं तो मुझे केस करना पड़ेगा। आपने नोटिस भेजा फिर भी नहीं मिला पैसा, तो आप दिखाओगे ना कोर्ट को कि सर हमने नोटिस भी भेजा था उसको, इसीलिए हम एविडेंस के तौर पे वो भी लगाते हैं, राइट। तो ये है एग्जिबिट डी में हमने लगा दिया कॉपी ऑफ डिमांड नोटिस डेटेड सो एंड सो, और अगर उसको मिल गया है तो उसका रिसिप्ट भी आप लगा दो कि सर उसको रिसिप्ट भी हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपका ये पेज नंबर 21 और 25, 21 से 25 में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद एग्जिबिट ई में लगाना होता है आपका कोर्ट फीस, कि आपका जो अमाउंट है उसके हिसाब से आपने कोर्ट फीस भी लगाया है, और वो हमारा कोर्ट फीस पेज नंबर 26 में था। ठीक है, अब हम यहाँ पे डेट डालेंगे, प्लेस डालेंगे, और एडवोकेट जो भी रहेगा उसका सिग्नेचर होगा। गॉट इट? यहाँ तक किसी को समस्या है? यहाँ तक समझ में आया ना? थम्स अप दे दो। क्या बात है, सब सो गए क्या? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा, हाँ ये हो गया। अब है हमारा मेन शुरुआत। देखो पेज नंबर में पहले में क्या हमने लगाया है, कंप्लेन, तो अब हम कंप्लेन पढ़ेंगे। ठीक है, कि कंप्लेन कैसे ड्राफ्ट होता है। ये आपको ये मैंने जो ग्रुप में भेजा है ना, अब आप खुद से भी चेक बाउंस का केस इनिशिएट कर सकती हो। ठीक है, याद रखना। अभी हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हम्म, आप जो जो केस फाइल करता है वो कोर्ट फीस भरता है, और कोर्ट फीस जो है आपके चेक बाउंस के अमाउंट के ऊपर डिसाइड किया जाता है। अगर आपका चेक जो है 1 लाख से कम का है, ठीक है, तो उसमें आपको 5% कोर्ट फीस लगाना होता है। अगर आपका 1 लाख से 5 लाख तक का है, ठीक है, तो उसमें आपको 4% कोर्ट फीस देना होता है। अगर आपका 5 लाख से ऊपर का चेक है तो 3% कोर्ट फीस देना होता है। समझ गई? जी जी जी, हाँ हाँ, क्योंकि
नहीं 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 नहीं, पैसा आपको चाहिए ना कि उसको चाहिए? तो ये, हाँ, तो आपको इतना लगाना पड़ेगा ना एफर्ट, ठीक है? नहीं नहीं मिलता है, वो बाद में कैसे मिलेगा कोर्ट फीस? जो सरकार को गया वो गया। हाँ, अब मान के चलो आप एप्लीकेशन देते भी हो सपोज, ठीक है? तो 1 लाख का 5% कितना होगा? मान के चलो 500, 250 रुपया, ठीक है? या 500 रुपया मान के चलो। अब आप वकील को हायर करो, कोर्ट फीस के लिए एप्लीकेशन दो, तो आपका 2,000 वकील ले लेगा, तो कहाँ से 500 में परवड़ेगा आपको? ठीक है? तो वैसे मेरे इस अंडरस्टैंडिंग से नहीं मिलता है कोर्ट फीस वापस, ठीक है? क्योंकि आपको कोर्ट का फीस दे रहे हो ना, तो वो कोर्ट फीस कोर्ट को चला जाता है, ठीक है? सरकार को जाता है वो। चलो अब हम कंप्लेन शुरू करते हैं, फर्स्ट पेज, ठीक है? आ जाओ लाइन में, किधर गया हमारा कंप्लेन? हाँ देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से जब पहला पेज हम बनाएंगे उस इंडेक्स के बाद, तो हम पहले दोनों पार्टी का डिटेल लिखेंगे, ठीक है? तो ये होता है फर्स्ट पेज हमारा, ठीक है? तो सबसे पहले हमने लिखा है कोर्ट का नाम, ठीक है? इसके बाद हमने लिखा है सीसी नंबर ऑफ 2024, फिर कंपनी का नाम लिखा है हमने, इसके बाद जो पार्टी था उसका नाम लिखा है, इसके बाद वर्सेज में जो अक्यूज्ड है उसका नाम, उसके कंपनी का नाम और उसका एड्रेस, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या, किस चीज के लिए केस कर रहे हैं वो डिटेल लिखना है, ठीक है? तो हम कर रहे हैं कंप्लेन, इसको कंप्लेन बोला जाता है मजिस्ट्रेट के सामने। ये सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी में होता है, ठीक है? और हम किस एक्ट के तहत कर रहे हैं? तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कर रहे हैं, जो कि सेक्शन 130 में दिया गया है, 138 में। किस चीज के लिए कर रहे हैं? तो चेक अमाउंट रिकवरी के लिए, जिसका अमाउंट था 2000, सॉरी 25,000, ठीक है? तो ये आपको हेडिंग लिखना है। अब इसके बाद आपका कंप्लेन शुरू करना है, ठीक है? अभी दूसरे पेज से होगा, मे इट प्लीज योर ऑनर या योर वर्शिप, फर्स्ट, फर्स्ट नहीं, अभी एक लाइन और लिखेंगे हेडिंग, द कंप्लेनेंट अबव नेम्ड मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिट एज अंडर, फर्स्ट। अब पहला से शुरू हो गया ये पैरा, द कंप्लेनेंट इज डूइंग बिजनेस at the address mentioned in the cause title of the complaint, and the accused is running his business at the address mentioned above, ठीक है? कंप्लेनेंट जो है उसका जो है ऑफिस है और उसका जो बिजनेस है वो ऊपर हमने लिखा हुआ है, हमने अभी डिस्कस किया ना पूरा उसका, उसके बारे में ऊपर हमने लिखा है। जो अक्यूज्ड है उसका भी बिजनेस है, हमने उसके भी बिजनेस का जहाँ पे एड्रेस है वो भी हमने मेंशन किया है, ठीक है? अब दूसरे पैरा में आपको लिखना है, द कंप्लेनेंट स्टेट्स दैट ही इज द प्रोप्राइटर ऑफ सो एंड सो कंपनी, ठीक है? एंड डूइंग बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अधेसिव मटेरियल सच एज पंपिंग सेट वगैरह वगैरह, जो भी आपका है वो लिखो और फिर एड्रेस लिख दो ऑफिस का। तीसरे पैरा में आपको लिखना है, द कंप्लेनेंट स्टेट्स दैट द अक्यूज्ड इज प्रोप्राइटर ऑफ सो एंड सो कंपनी, ठीक है? आपको ये लिखना है, और उसने जो भी बिजनेस जहां किया है उसका भी एड्रेस आप लिख सकते हो, या आप वहां पे लिख दो एड्रेस एज अबव मेंशन, ठीक है? फोर्थ कॉलम है, द कंप्लेनेंट स्टेट्स दैट थ्रू पावर ऑफ अटर्नी अपॉइंटेड मिस्टर शुक्ला टू फाइल द केस एंड लीड द एविडेंस, ठीक है? तो ये इसमें आपको ये भी जिक्र करना है कि आप ये केस पावर ऑफ अटर्नी के तहत चला रहे हो, ठीक है? क्योंकि ओनर तो आ नहीं सकता हर जगह पे, तो अपने स्टाफ को ही पावर ऑफ अटर्नी देके ये केस चला रहा है। तो अपने आपने ये पावर ऑफ अटर्नी कहाँ लगाया है इस केस में? तो हमने बोला था ना कि एग्जिबिट ए में हमने पावर ऑफ अटर्नी लगाया, राइट? तो आपको यहाँ पे लिखना होता है, हेयर टू अनेक्स एंड मार्क एज एग्जिबिट ए इज द कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटर्नी, ठीक है? अब इसी के हिसाब से हमने वहां पे लगा दिया है। अभी पांचवा पैरा क्या है, देखो, द कंप्लेनेंट स्टेट्स दैट, फिर आपको पूरा स्टोरी बताना है कि हमारे कंप्लेनेंट ने इसको इतना इतना माल भेजा था 2022 में, और उसने उसके बदले जो है इस अमाउंट के बदले 25,000 अमाउंट था, उसके बदले उसने चेक भेजा था, ठीक है? हमारे क्लाइंट के पास वो माल भेजने का बिल भी है, ठीक है? ये आपने लिखा, और नीचे लिख दो हेयर अनेक्स टू मार्क एज एग्जिबिट बी कॉपी ऑफ
बिल ऑफ मटेरियल, आपने जो भी बिल का मटेरियल भेजा था, ठीक है, वो बिल लगा दो एग्जिबिट बी में। आप इसी तरीके से अपनी बात कह कह के उसमें एग्जिबिट के साथ ही लिख दोगे कि हमने इस बात को एग्जिबिट इसमें लगाया है, हमने इस बात को एग्जिबिट इसमें लगाया है, राइट। इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग करना, ये ड्राफ्टिंग का स्किल होता है, ठीक है। अभी देखो अगला पॉइंट हमने कवर किया है, द कंप्लेनेंट स्टेट्स दैट द अक्यूज्ड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ हिज लीगल लाइबिलिटी, द अक्यूज्ड हैज इशूड एंड हैंडेड ओवर अ चेक, ठीक है, इन द नेम ऑफ कंप्लेनेंट, ठीक है। चेक का अमाउंट आप लिखोगे, चेक का नंबर आप लिखोगे, कब दिया था उसने वो लिखोगे, उसका किस बैंक का चेक था आपको इसके बारे में भी मेंशन करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको लिखना है, the complainant states that as per instruction of accused, complainant had deposited the check in his bank अकाउंट ऑफ यस बैंक, उसका जो है यस बैंक उसमें उसने डाला, ठीक है, अक्यूज ये कंप्लेनेंट, ठीक है। लेकिन कंप्लेनेंट का जो चेक है वो डिसऑनर हो गया, रीजन था फंड इनसफिशिएंट, ठीक है, जो कि हमने एग्जिबिट सी में लगाया है। हेयर टू अनेक्स एंड मार्क एज एग्जिबिट सी कॉपी ऑफ बैरियर चेक एंड चेक रिटर्न डिसऑनर मेमो, ठीक है। आप अपनी बात के साथ आपने एग्जिबिट का भी जिक्र कर दिया। अगला पॉइंट है आपका कि सर हमने उसको लीगल नोटिस भी भेजा था, लेकिन नोटिस का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे पैसा नहीं मिला, ठीक है। अभी उनके 15 दिन हो जाने के बाद मैं ये केस कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे उसको जो नोटिस भेजा था उसका भी ड्राफ्ट यहाँ पे संलग्न कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर टू अनेक्स्ड एंड मार्क्ड एज एग्जिबिट डी इज द कॉपी ऑफ डिमांड नोटिस, ठीक है, विद पोस्टल रिसिप्ट। आपने अपनी बात भी कह दी, आपने अपना एग्जिबिट भी लगा दिया, राइट। अब क्या बोल रहे हैं, अब आप बोलोगे कि आप क्यों ये केस कर रहे हो, ठीक है, क्या लिमिटेशन है इसके बारे में। तो देखो, द कंप्लेनेंट स्टेट दैट ही वेटेड द स्टेट्यूटरी पीरियड, ठीक है, जो कि एनआई एक्ट में बोला गया है कि भाई आपको 15 दिन रुकना चाहिए, अगर वो 15 दिन में डिमांड नोटिस का रिप्लाई नहीं देता है तब आप केस करोगे, ठीक है। अगर वो नहीं देता है 15 दिनों में तो आप केस करोगे और ये पनिशेबल ऑफेंस होगा उसके लिए, ठीक है। तो आप इसके बारे में बता रहे हो कोर्ट को। फिर आप बता रहे हो आगे 10वें पॉइंट में, द कंप्लेनेंट स्टेट्स दैट द प्रेजेंट कंप्लेंट इज फाइल्ड विद इन द लिमिटेशन ऑफ पीरियड, ठीक है। आप ये बता रहे हो कोर्ट को कि जो हमारे पास लिमिटेशन है दिया हुआ एनआई एक्ट में, हम उसके तहत ही ये केस जो है कर रहे हैं। फिर आप लिखोगे आगे, the complainant bank yes bank is situated at Jogeshwari, that is why honorable court has exclusive jurisdiction, ठीक है। जोगेश्वरी ये तो अंधेरी कोर्ट का था मैटर, इसीलिए जोगेश्वरी का था। हमारे केस में हमने बोरीवली का लिया है, तो हम लिखेंगे कि ये बैंक जो था जहां पे चेक बाउंस हुआ वो बोरीवली में गिरता है, इसीलिए आपका जुरिस्डिक्शन बनता है। आपने इतना बता दिया। अब आपको आप प्रेयर क्या है, आप क्या चाहते हो, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप लिखते हो, इट इज देयर फॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट ए। अब यहाँ पे 3 कॉलम बनाओ और लिखो अच्छे से, मतलब पैरा ए में, द प्रोसेस may be issued by the honorable court the accused in order he may be punished with the maximum punishment for the offense of check bounce under NI Act, ठीक है। अब आप कोर्ट को बोल रहे हो कि जो अक्यूज है उसको पनिश किया जाए, ये मेरा जो है प्रेयर है। दूसरा आप बोल रहे हो that out of the fine amount imposed upon the accused, compensation equivalent to the amount of dishonored check and expenses incurred by the complainant may be awarded to the complainant। आप आगे ये लिख रहे हो, फाइन तो लगाओ ही लगाओ, लेकिन जो उसका कंपनसेशन बनता है, ठीक है, वो भी मिलना चाहिए उसको, और वो जो कोर्ट में कंप्लेन किया है उसका जो एक्सपेंस है वो भी उसको अवार्ड के तौर पे मिलना चाहिए। ये आपका प्रेयर है, ठीक है। तीसरा आप बताते हो इसमें, कॉस्ट ऑफ दिस कंप्लेंट, जो कंप्लेंट फाइल किया है उसका भी कॉस्ट उससे वहन किया जाए। अगला आप बोल रहे हो कोर्ट को, फॉर सच फर्दर एंड अदर रिलीफ एज द नेचर एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस में रिक्वायर। आप ऐसे कोई भी कदम उठाओ, ठीक है, जो इस केस के लिए, इस केस के नेचर के हिसाब से, ठीक है, जरूरी है। अब आप आगे लिखते हो डेट, फिर प्लेस, फिर कंप्लेनेंट का सिग्नेचर
और फिर एडवोकेट का सिग्नेचर। ये आपका कंप्लेंट तैयार हो गया, ठीक है। अब अगला है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में मैंने बताया था कि भाई ऊपर मैं जो भी बोल रहा हूँ वो मेरे हिसाब से सही है। देखो अब क्या है, वेरिफिकेशन क्या है। आई मिस्टर सो एंड सो, कंपनी का नाम सो एंड सो, एज ये, एड्रेस ये, do hereby state on solemnly affirm that whatever stated in above mentioned paragraph are true and correct and best of my knowledge। ठीक है। आगे आप ये भी लिख सकते थे इसमें कि अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। इनडायरेक्टली आप उसके जिम्मेदार खुद होगे ही होगे, क्योंकि वेरिफिकेशन में आप वेरीफाई कर रहे हो खुद को, ठीक है। अब यहाँ पे एडवोकेट नीचे सिग्नेचर करेगा और कंप्लेनेंट खुद का सिग्नेचर करेगा। ये हो गया आपका वेरिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद जो है आपका क्या था, एफिडेविट लगाना पड़ता है, ठीक है, कि भाई आपने जो भी इस कंप्लेन में कहा है वो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, और आप ये भी बताते हो कोर्ट को कि ऐसा केस मैंने किसी कोर्ट में फाइल नहीं किया है, ये केस जो है मेरा पहला केस है, इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन बनता है, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें बातें, ये दो तीन चीजें कोर्ट को आप अफर्म कर रहे हो, ठीक है, ये सब सच है। पहला क्या सच है कि ये जो केस है वो एकदम सही केस है, इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा ये कि मैंने किसी और कोर्ट में केस फाइल नहीं किया है, और तीसरा ये कि आपको इस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बनता है, ठीक है, और मैं इसीलिए इस अक्यूज्ड को जो है प्रोसिक्यूट कर रहा हूं। ये आपको एफिडेविट में बताना होता है। इसके बाद फिर आपको वेरीफाई करना होता है उस एफिडेविट को कि आपने जो भी एफिडेविट में कहा है वो एकदम सत्य है। अगर कुछ गलत पाया जाएगा तो उसके लिए जिम्मेदार मैं होऊंगा, और फिर नाम और सिग्नेचर, ठीक है। इसके बाद है हमारा वकालतनामा। वकालतनामा लगता है कि भाई मैं इस एडवोकेट को जो कि इस कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, मैं इसको ये अथॉरिटी देता हूं कि वो मेरे बिहाफ में अपीयर होगा, और जो भी प्रोसीजर होगा वो उसको इफेक्टिवली काम करेगा, और उसके लिए मैं उसको ऑथोराइज कर रहा हूँ। और फिर नीचे अक्यूज्ड का नाम और मतलब कंप्लेनेंट का सिग्नेचर और वकील का सिग्नेचर, और 10 रुपए का कोर्ट फीस लगाना पड़ता है वकालतनामा पर, ठीक है। और हमने जो कंप्लेंट फाइल किया है ऊपर में जो 7 पेज था वो उस पे 5 रुपए का लगाना पड़ता है, याद रखना। कंप्लेंट के ऊपर 5 रुपए का। हाँ बोलिए ना। नहीं नहीं, ये फिक्स है। देखो कोर्ट फीस पर ये जो कंप्लेन होता है उस पे 5 रुपए का, और जो वकालतनामा होता है उसके ऊपर 10 रुपए का, और अदर कोई भी मिसलेनियस एप्लीकेशन आप करती हो तो उस पे 5 रुपए का, ठीक है। सर्टिफाई का करना है या एग्जाम्पशन का करना है तो उस पे 5 का लगता है। अगर आपको अर्जेंट में चाहिए, ठीक है, जैसे सर्टिफाई का आपको चाहिए अर्जेंट, सर्टिफाई अप्लाई करते हो ना तो आपको नॉर्मली 3-4 दिन लगता है, ठीक है। लेकिन आपको कल का कल चाहिए या आज का आज चाहिए, तो आप उसमें कोर्ट फीस 10 रुपए का लगाते हो कि मुझे अर्जेंट है, 5 एक्स्ट्रा देते हो सरकार को, ठीक है। हाँ, तो हम कंप्लेन पे 5 रुपए का लगाएंगे, वकालतनामा पे 10 रुपए का, और ये हर केस के लिए है, ये जरूरी नहीं है चेक बाउंस के केस में ही है, ठीक है। आप कोई भी केस उठा के देखोगे तो आपको कंप्लेन के ऊपर 5 रुपए का, वकालतनामा के ऊपर 10 रुपए का लगाना ही होता है, ठीक है। अब हम इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसके बारे में आपको जिक्र करना है कि हमने ए में कंप्लेन लगाया है, बी में पीओए लगाया है, सी में इनवॉइस लगाया है, डी में ये लगाया है। जो भी आपने लगाया है उसका आप जिक्र करते हो, ठीक है। इसके बाद आप उसके हिसाब से लगाना शुरू करते हो। आपने ए में क्या लगाया था, पावर ऑफ अटर्नी, पावर ऑफ अटर्नी है। बी में आपने क्या लगाया था, बिल, तो बिल आपने लगा दिया है, ठीक है। सी में आपने क्या लगाया था, चेक रिटर्न का मेमो, आपने चेक रिटर्न का मेमो लगा दिया। डी में आपने क्या लगाया था, नोटिस, जो आपने उसको भेजा था आपने डी में वो भी लगा दिया। अब लास्ट में एक होता है कोर्ट फीस, जो कि हमने ई में लगाया था, तो हमने कोर्ट फीस यहाँ पे लगा दिया है। हमारा केस 25,000 के लिए था, तो 25,000 है तो उसका 5% देना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख के नीचे है ना, तो 1 लाख के नीचे 5%, तो हम 25,000 का 5% कोर्ट फीस देंगे, तो 25,000 का 5% कितना होगा, 500 रुपया होगा। तो हमने 500 रुपए का देखो 20-20 का 25 लगा दिया है कोर्ट फीस, ठीक है। तो ये 5% हमारा हो गया।
हमेशा याद रखना, अगर आपका जो चेक है उसमें थोड़ा ज्यादा ही कोर्ट फीस लगाना, ठीक है। ऐसा नहीं जैसे मान के चलो 1 लाख है ना हमारा, तो उसमें 5% है, तो आपका 1 लाख 1 हजार हो रहा है ना, तो आपका 1 हजार के लिए केस जो है ना वो बोलेगा 1 हजार का लगा अब अलग से, नहीं तो मैं आगे केस बढ़ने ही नहीं दूंगी। तो जो जुडिशियल क्लर्क लोग जो जो होते हैं ना, वो बहुत खड़ूस होते हैं, 1 1 रुपए का हिसाब लेते हैं। 1 लाख के अंदर 5% है ना, तुम्हारा 1 लाख 10 हजार है, तुम 4% दो, तुम 3% दो, ऐसा समझे। तो ऐसा होता है। तो अगर आपका जो भी है, तो मतलब मान के चलो 25 हजार है, तो उसका कितना होता है, 500 होता है ना। अगर आपने 25 हजार का 500 के बदले 490 का कोर्ट फीस लगाया, आपका नहीं लेगा वो, 10 रुपए का लगा के लाओ तब लूंगी, ऐसा होता है, ठीक है। तो 5% हमने कोर्ट फीस लगा दिया है। कोर्ट फीस का आप 5 10 का लगा सकते हो, अगर लंबा है तो आप कितना लगाओगे, छोटा छोटा टिकट, तो आप जो है वो जो स्टाम्प होता है ना 1 हजार 500 का 100 का, आप वो भी लगा सकते हो। और उससे भी ज्यादा का अमाउंट है तो आप जो है ऑनलाइन, एक वेबसाइट है सरकार का जिसका नाम है शायद ग्रास करके, ठीक है। आप उस पर जाके जितना आपको पेमेंट करना है आप उतना कर दो, और वहां से आपको रिसिप्ट मिलेगा, वो रिसिप्ट आपका उसमें लगा दो कि भाई हमने इतना सरकार को दे दिया है। कोर्ट फीस का मतलब क्या है, सरकार को फीस देना है। तो आप या तो ग्रास पे जाके दे दो, या आप कोर्ट फीस लगाओ छोटा छोटा, या आप स्टाम्प लगा दो, किसी भी तरीके से सरकार को आपको पैसा देना है, ठीक है। ऐसा हमने कोर्ट फीस लगा दिया। इसके बाद हमारा होता है लास्ट में डॉकेट पेज। डॉकेट पेज का मतलब होता है लास्ट में एक पेज लगाते हैं, उसमें शॉर्ट में आप सब कुछ लिखते हो कि इस केस ये कोर्ट कौन सा लगेगा, कि अक्यूज्ड कौन है, कंप्लेनेंट कौन है, किस चीज के लिए आपने दिया है कंप्लेन, ठीक है, कौन से एक्ट में आता है, इसमें एडवोकेट कौन सा है, तारीख क्या है, वो पूरा इसमें डेटा होता है, ठीक है। अगर आप जाओगे ग्रुप में तो देखो ड्राफ्ट मैंने भेजा है, वो स्क्रॉल कर लो। तो ये कुल मिला के टोटल चेक बाउंस का पूरा प्रोसीजर होता है, वो मैंने आपको ड्राफ्ट के साथ पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। किसी को कोई मसला हो, डाउट हो तो पूछिए। और किस चलेगा। और किसी ने मुझसे पूछा था कि 6 महीने में खत्म होता है क्या, तो इसका मैं पढ़ के आया हूँ। हाँ हाँ, इसका मैं पढ़ के आया हूँ। देखो ये जो एनआई एक्ट है ना, उसका ये मानना है कि कोई भी केस जो चेक बाउंस का है वो 6 महीने में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, ये सच बात है। लेकिन ऐसा ये इंडियन कोर्ट में नहीं होता, कोई भी केस 6 महीने में, अरे कंप्लेनेंट को बुलाते बुलाते 2 महीना 4 महीना हो जाता है, राइट। तो ये सही बात है कि एनआई एक्ट के हिसाब से 6 महीना ही है। लेकिन इंडियन कोर्ट में ड्यू टू बर्डन और अक्यूज और कंप्लेनेंट और एडवोकेट का जो रहता है ना, वो नखरे, उसके कारण साल 2 साल में मैटर को सॉल्व किया जाता है इंडियन कोर्ट में, याद रखिए। हाँ, कि भाई कंप्ले वैसे कोर्ट भी सोचता है कि एनआई एक्ट के हिसाब से 6 महीना में खत्म करें, लेकिन ड्यू टू बहुत सारे सरकमस्टांसेस होते हैं ना, तो कोर्ट ऐसा नहीं है कि कोर्ट बाउंड हो गया है कि 6 महीना में खत्म करे। इंडिया में जो मैटर चलता है वो साल 2 साल, कोई कोई मैटर तो 5 साल 6 साल चलता है, ठीक है। हाँ, तो ये सच है कि 6 महीने में हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो थोड़ा लंबा चलता है मैटर, ठीक है। किसी को और कोई समस्या हो तो पूछिए, नहीं तो फिर मिलते हैं हम लोग कल। कल नहीं, अब हो गया हमारा चेक बाउंस का, ठीक है। वैसे किसी को नहीं समझ में आया हो तो मैं ये ग्रुप उसमें डालूंगा यूट्यूब पे, तो आप लोग आराम से कभी भी देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि।